प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपालिका का अर्थ, इसके आवश्यक गुण, कार्यपालिका का महत्व और इसी के साथ में कार्यपालिका का संगठन। अर्थात आज की वीडियो के अंतर्गत हम 4 बातें आपको समझाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी वास्तविक रूप में पूरी राज्य व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो कार्यपालिका सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो किसकी बात करें आज हम? कार्यपालिका क्या है, अर्थात इसका अर्थ, परिभाषा, इसी के साथ में कार्यपालिका के आवश्यक गुण क्या हैं, इसी के साथ में कार्यपालिका का महत्व क्या है और कार्यपालिका का संगठन क्या है। 4 बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए अलग से 4 पार्ट बना दिए हैं। इस आधार पर ही हम आपको समझाएंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, कार्यपालिका का अर्थ, आवश्यक गुण, महत्व और संगठन समझे। पहले देखिएगा, वास्तव में राजनीति विज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वह राज्य है। अर्थात राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तव में उसका जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट, वो राज्य है। और राज्य के 4 तत्व होते हैं। अर्थात राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इनमें से अर्थात सरकार के 3 अंगों में से जो प्रथम अंग है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका से संबंधित सभी बातें हमने अपलोड कर दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम श्री गणेश करते हैं किसका? सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका। ठीक है, तो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? कार्यपालिका। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जब हम वास्तविक रूप में आमंड एवं पावेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे कोई भी देश की राज व्यवस्था हो, किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम हो, भाई वास्तव में पूरी राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना होती है ना, वो कार्यपालिका होती है। नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी होती है, तो कार्यपालिका होती है। क्यों भाई? बिना व्यवस्थापिका के कुछ दिन काम चल सकता है, बिना न्यायपालिका के कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन बिना कार्यपालिका के 1 सेकंड के लिए भी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए वास्तविक रूप में पूरी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम उसी ही महत्वपूर्ण अंग या संरचना की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें आप कि कार्यपालिका है क्या चीज। देखिएगा, मैं सामान्य रूप में समझाऊंगा। भाई, राज्य एक अमूर्त संस्था है और राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किसमें होती है? सरकार में होती है। अब वास्तविक रूप में सरकार में होती है तो सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून की क्रियान्विति करती है और न्यायपालिका जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड दिलवाती है, दंड देती है। तो कहने का भावार्थ ये है कि कार्यपालिका वास्तविक रूप में जो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है या जो जनता की इच्छा होती है, समझिएगा, जो जनता की इच्छा होती है उस जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति कानूनों के माध्यम से होती है और उन कानूनों की क्रियान्विति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। अर्थात वास्तव में
जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति कानूनों के माध्यम से होती है और उन कानूनों की क्रियान्विति जिस संरचना के द्वारा, जिस अंग के द्वारा की जाती है वही कार्यपालिका कहलाती है। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है जिसमें एक सरकार है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार, संप्रभुता। तो हम सरकार के 3 अंग बतला रहे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब वास्तविक रूप में सरकार का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग वो कार्यपालिका है और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून की क्रियान्विति करना। तो सामान्य स्वरूप में आपसे कोई पूछे कि कार्यपालिका क्या होती है तो आप ये जवाब देंगे कि वास्तविक रूप में कार्यपालिका ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक पदाधिकारी और स्थायी सरकारी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा वास्तविक रूप में कानूनों की क्रियान्विति की जाती है। समझ गए? अब मैंने कहा है राजनीतिक पदाधिकारी, तो राजनीतिक पदाधिकारी का मतलब मंत्रिमंडल, जिसे कि अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है या राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। और दूसरा मैंने क्या कहा? स्थायी सरकारी कर्मचारी, वास्तविक रूप में इसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो देखो, कार्यपालिका वास्तविक रूप में दोनों से ही मिलकर के बनती है। मैंने यहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके समझाया क्या मंत्रिमंडल प्लस सरकारी कर्मचारी बराबर कार्यपालिका। मतलब वास्तविक रूप में कार्यपालिका किसको कहेंगे? जिनके द्वारा वास्तविक रूप में कानूनों की क्रियान्विति की जाती है और कानूनों की क्रियान्विति मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी दोनों के द्वारा किया जाता है। क्यों? मान लीजिएगा हम एक एग्जांपल देते हैं, शिक्षा विभाग की बात करते हैं। तो शिक्षा विभाग अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। तो क्या शिक्षा मंत्री सब कुछ कर लेगा? अब शिक्षा मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल सम्मिलित होता है, लेकिन क्या सब कुछ कर लेगा? नहीं। वास्तविक रूप में फिर यहाँ शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी नीति बनाई गई, जो भी कानून बनाया गया है, उसकी क्रियान्विति वास्तविक रूप में तो कौन करेंगे? सरकारी कर्मचारी करेंगे। उच्च अधिकारी से लेकर के वास्तविक रूप में जो सहायक कर्मचारी होते हैं वो सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इन सभी का जो सामूहिक रूप होता है वही कार्यपालिका कहलाता है। अब इसमें दोनों बात आएगी, मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है, सरकारी कर्मचारी ये क्या है? स्थायी कार्यपालिका है। ये क्या है? स्थायी कार्यपालिका है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि कार्यपालिका वास्तविक रूप में सरकार का वह अंग है जिसके द्वारा कानूनों की क्रियान्विति की जाती है या जनता की जो इच्छा की अभिव्यक्ति हो कानूनों के माध्यम से होती है, जिसको की व्यवस्थापिका बनाती है। और उन कानूनों की क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है, जिस संरचना के द्वारा की जाती है, वास्तविक रूप में वही कार्यपालिका कहलाती है। तो समझ गए होंगे आप कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका उस संरचना को, सरकार के उस अंग को कहा जाता है जिसके द्वारा कानूनों की क्रियान्विति की जाती है, जिसमें वास्तविक रूप में दोनों ही बातें आती है, मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी। अब चलिएगा यहाँ हम इसे खुले रूप में समझाते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले कार्यपालिका के अर्थ को लेते हैं हम। कार्यपालिका का अर्थ 2 रूपों में बतलाया जाता है, व्यापक अर्थ और संकीर्ण अर्थ। क्या क्या कारण है? व्यापक अर्थ, संकीर्ण अर्थ। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका राजनीतिक पदाधिकारी तथा स्थायी सार्वजनिक कर्मचारी वर्ग से मिलकर बनती है। ये देखिए भाई, मंत्रिमंडल प्लस सरकारी कर्मचारी, ये तो क्या होगा? कार्यपालिका का व्यापक अर्थ होगा, जिसमें वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल भी आ गया और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, वो सब सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी भाई व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उनकी क्रियान्विति करते हैं कि नहीं? व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, जो निर्णय लेती है, जो नीतियां बनाती है, जो योजनाएं बनाती है, उनकी क्रियान्विति वास्तविक रूप में इन दोनों के द्वारा ही तो की जाती है। अकेला मंत्रिमंडल तो कर नहीं सकेगा, प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वास्तविक रूप में, व्यापक रूप में कहा जाएगा कि इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वही क्या कहलाता है? कार्यपालिका। ठीक है, ये तो इसका व्यापक अर्थ होगा। फिर से बोल रहा हूँ, व्यापक अर्थ में कार्यपालिका राजनीतिक पदाधिकारी। देखो यहाँ राजनीतिक पदाधिकारी का मतलब क्या है? जो मंत्रिमंडल है, राजनीतिक पदाधिकारी तथा स्थायी सार्वजनिक कर्मचारी वर्ग से मिलकर बनती है। अब स्थायी सार्वजनिक कर्मचारी का मतलब क्या होता है? वास्तविक रूप में यहाँ मैंने जो ये सरकारी कर्मचारी लिखा है, मतलब जो प्रशासनिक सेवक होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं, ठीक है, जिसे कि नौकरशाही की संज्ञा भी दी जाती है। इन दोनों का जो सम्मिलित स्वरूप है व्यापक अर्थ में, वो कार्यपालिका कहलाता है। फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक पदाधिकारी मतलब मंत्रिमंडल,
मंत्री, ठीक है। स्थायी सार्वजनिक कर्मचारी मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, इसके अंतर्गत उच्च अधिकारी से लेकर सहायक कर्मचारी तक सभी सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये सभी वास्तविक रूप में क्या कहलाता है, कार्यपालिका। ये व्यापक अर्थ होगा। संकीर्ण अर्थ में कार्यपालिका में केवल, नोट कीजिएगा, अब यहाँ किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल राजनीतिक पदाधिकारी ही सम्मिलित किए जाते हैं, समझे। संकीर्ण अर्थ में कार्यपालिका का क्या अर्थ लिया जाता है कि भाई वास्तविक रूप में यहाँ केवल 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 राजनीतिक पदाधिकारी ही सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक पदाधिकारी मीन्स मंत्रिमंडल, केवल मंत्रिमंडल को ही कार्यपालिका कहा जाता है। तो ये संकीर्ण अर्थ हो गया। और व्यापक अर्थ क्या होगा, इसमें मंत्रिमंडल भी और सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हो जाएंगे। आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे आप। देखो गलती नहीं करनी है, समझना है, समझ गए, ठीक है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं लेते हैं, नोट कीजिएगा। नंबर 1, गिलक्राइस्ट। अब देखो चाहे विद्वानों की परिभाषाएं हम 2, 3, 15, 20 कितने विद्वानों की ले लें, मूल अभिप्राय तो मैंने आपको समझा दिया। ये जो मुनरो की कोटेशन है लास्ट में लेंगे हम निष्कर्ष रूप में। देखिएगा गिलक्राइस्ट क्या कह रहे हैं, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है। देखो क्या कह रहे हैं, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, नोट कीजिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। चलिए, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। मतलब जो जनता की इच्छा होती है उसकी अभिव्यक्ति कानूनों के माध्यम से होती है, और कानूनों की क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है वो कार्यपालिका कहलाती है। फिर से दोहरा रहा हूँ, गिलक्राइस्ट क्या करें, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। भाई जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति तो कानूनों के माध्यम से होगी जो कि व्यवस्थापिका बनाती है, मगर उसकी क्रियान्विति कौन करता है, अरे भाई कार्यपालिका तो करती है। और इसमें दोनों आ जाते हैं, मंत्रिमंडल, सरकारी कर्मचारी। ये नोट करना है आपको, व्यापक अर्थ में समझना है हमें इसे। हालांकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कार्यपालिका का अभिप्राय केवल राजनीतिक कार्यपालिका से लिया जाता है, मतलब केवल मंत्रिमंडल से लिया जाता है। लेकिन जैसे हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत वास्तविक में सरकारी कर्मचारियों पर बल दिया जाता है। परंतु इन दोनों का मिला रूप जो होगा वो ये होगा कि वास्तविक रूप में कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी ये दोनों मिलकर ही कानून की क्रियान्विति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला विद्वान है, दूसरी परिभाषा है इसकी गार्नर के शब्दों में, नोट कीजिएगा। विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में, शब्द देखिए क्या है, विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग में वे सब, नोट कीजिएगा, वे सब अधिकारी तथा संस्थाएं शामिल हैं जो कानून के रूप में निर्मित एवं अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करते हैं। वे सब मतलब जो वास्तविक रूप में जनता की इच्छा के अभिव्यक्त कानून के रूप में होती है। भाई सीधी सी बात है, जनता चुन करके सांसद विधायक भेज देती है। अब जनता की जो मांगे होती हैं उसके अनुरूप व्यवस्थापिकाएं कानून बनाती हैं। तो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति कानून के माध्यम से हो रही है। अब उन कानून की क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है उन सब संस्थाओं का योग ही कार्यपालिका है। उन सब संस्थाओं का योग मतलब मंत्रिमंडल सरकारी कर्मचारियों का जो योग फल है वही कार्यपालिका है। समझ गए? ठीक है, नोट करें इसे। गार्नर की परिभाषा को, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, मैंने 2 परिभाषाएं बताई, गिलक्राइस्ट और गार्नर की। तो ये कार्यपालिका का अर्थ होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि नहीं समझ रहे आप तो कार्यपालिका किसे कहते हैं, आप कहेंगे कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो वास्तविक रूप में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति जिन कानूनों, नीतियों, योजनाओं के माध्यम से होती है, उन कानूनों, नीतियों और योजनाओं की क्रियान्विति जिन भी संस्थाओं के द्वारा की जाती है, क्या यहाँ इसमें बात आई, जिन भी संस्थाओं के द्वारा की जाती है, जिन भी अधिकारियों के द्वारा की जाती है, उन सब का योगफल जोड़ ही कार्यपालिका है। तो इसमें विशेषकर 2 बातें उभर कर सामने आती है, मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तो वास्तव में गार्नर की जो परिभाषा है वो बड़ी व्यापक परिभाषा है। इसी के साथ में यहाँ
जो गिलक्रास्ट की परिभाषा है इसके अंतर्गत में हम कह सकते हैं कि ये दोनों बातें सम्मिलित हो जाती हैं, अर्थात वास्तविक रूप में राजनीतिक पदाधिकारी और सार्वजनिक कर्मचारी ये सब सम्मिलित हो जाते हैं। और वास्तविक रूप में कार्यपालिका का व्यापक अर्थ यही होता है कि इसके अंतर्गत जिन पदाधिकारियों के द्वारा कानून की क्रियान्विति की जाती है, अब वो पदाधिकारी चाहे राजनीतिक पदाधिकारी हो या फिर वह स्थायी सरकारी कर्मचारी हो, इन सभी के द्वारा कानून की क्रियान्विति की जाती है और इन सभी का जो योगफल होता है, जोड़ होता है, टोटल होता है, वही भाई कार्यपालिका कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए एक पार्ट कंप्लीट। दूसरे में हम लेते हैं कार्यपालिका के आवश्यक गुण। देखिएगा पूरी दुनिया की कार्यपालिकाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो कार्यपालिका में कुछ आवश्यक गुण होना निहायत जरूरी होता है। मतलब कुछ ऐसे गुण हैं जो कि कार्यपालिका में होने ही चाहिए। अगर वो गुण कार्यपालिका में नहीं हैं तो हम उसे एक अच्छी कार्यपालिका नहीं कह सकते हैं। या हम ये कहें कि हम किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और कार्यपालिका में ये गुण नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ जो शासन है वह श्रेष्ठ, अच्छा, ईमानदार शासन नहीं है। ठीक है। अब वो गुण क्या क्या हैं जो आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये। देखिएगा इसमें वास्तविक रूप में हमने आपके लिए 4 बिंदु बनाए हैं। आप कितनी किताबें खंगालेंगे ये बातें आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान दें, पहला है विधि के मर्यादा में आस्था, अर्थात वास्तविक रूप में कार्यपालिका का पहला आवश्यक गुण है कि वास्तविक रूप में चूंकि जो कार्यपालिका होती है अर्थात इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी दोनों होते हैं और इनका कार्य होता है कानून की क्रियान्विति करना। अब वास्तव में व्यवस्थापिका ने जिस रूप में कानून बनाए हैं, जिस रूप में नीतियां बनाई हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, भाई उनकी क्रियान्विति ईमानदारी से होनी चाहिए। किसी भी रूप में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ना पनपे, इसके लिए इन्हें पूर्ण ईमानदारी से कानूनों की मर्यादाओं में रहते हुए वास्तव में कानून और नीतियों की क्रियान्विति अर्थात संचालन करना चाहिए। क्यों? ये उम्मीद की जाती है कि वास्तव में कार्यपालिकाएं भ्रष्ट रूप में आचरण करने लग जाती हैं, वास्तव में सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर देती हैं। नहीं, इन्हें तो पूर्ण ईमानदारी से जैसे कानून बनाए गए हैं, जैसी नीतियां बनाई गई हैं, जैसी योजनाएं बनाई गई हैं, उनकी क्रियान्विति करनी है और वो क्रियान्विति भी कानून की मर्यादा में रहते हुए करना है। इन्हें वास्तविक रूप में स्वच्छंदता पूर्वक आचरण नहीं करना है, बल्कि विधि की मर्यादा में रहते हुए कानून की क्रियान्विति करनी है। तो कार्यपालिका का ये पहला आवश्यक गुण होगा। दूसरा, कर्तव्यनिष्ठ। ध्यान दें, क्या है दूसरा गुण? कर्तव्यनिष्ठा। कर्तव्यनिष्ठा। अब देखो भाई, वास्तव में कानूनों की क्रियान्विति करना तो इनका कार्य है ही मूल कार्यपालिका का। तो कानूनों की क्रियान्विति वास्तविक रूप में पूर्ण निष्ठा से करें, पूर्ण ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं कि व्यवस्थापिका ने कानून बना दिए और उन कानूनों की क्रियान्विति करने में ये कमिटेड नहीं हो, प्रतिबद्ध नहीं हो, निष्ठावान नहीं हो, जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं निभाएं, जिम्मेदारी नहीं निभाएं, तो क्या उस देश की राज्य व्यवस्था एक अच्छी, विकसित, श्रेष्ठ, ईमानदार राज्य व्यवस्था कहलाएगी? नहीं। हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में कार्यपालिका के दोनों ही पार्ट्स, मंत्रिमंडल, सरकारी कर्मचारी, इनको कर्तव्यनिष्ठा से अपने कार्यों को करना चाहिए। किसी भी रूप में रिश्वतखोरी, बेईमानी नहीं करनी है। और इसी ही कारण विशेषकर संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिकाओं को व्यवस्थापिकाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, अर्थात वहां वास्तविक रूप में उत्तरदायी कार्य
पालिकाओं की स्थापना की गई है। हमारे भारत में देखिएगा हमारा मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यवस्थापिका के प्रति, लोकसभा के प्रति। ठीक है, सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन भाई सरकारी कर्मचारियों को मंत्रिमंडल के अधीन रहते, मतलब राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन रहते हुए तो कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हमारे जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, उसे पूर्ण करते हुए निष्ठा से अपने कार्यों को करना चाहिए। कतई 1% भी घूसखोरी, भ्रष्टाचार, घोटाले ये नहीं करने चाहिए। एक देशभक्त के रूप में देश की सेवा करनी चाहिए, मेरा विशेष आग्रह है ये। तो एक अच्छी कार्यपालिका का ये आवश्यक गुण है कि उसमें कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। फिर चाहे वो भारत हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों न हो। अरे भाई, जब पूरी दुनिया की कार्यपालिकाएं वास्तविक रूप में कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी, पूरी दुनिया की सकल सूरत बदल जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें तो एक आदर्श विश्व चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? हमें तो एक आदर्श विश्व चाहिए, ऐसा विश्व जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में सभी व्यक्ति न्यायी हों। सभी व्यक्ति न्यायी होंगे तो पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाएं न्यायी होंगी, और सभी राज्य व्यवस्थाएं न्यायी होंगी तो पूरी दुनिया कैसी होगी? न्यायी होगी। हमारा आदर्श यही है, राजनीति विज्ञान का आदर्श यही तो है भाई। जैसा व्यक्ति वैसा राज्य, व्यक्ति न्यायी तो राज्य भी न्यायी, व्यक्ति न्यायी तो सरकार भी न्यायी, व्यक्ति अन्यायी तो सरकार राज्य भी अन्यायी। तो हमें तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर न्यायी बनना पड़ेगा। राज्य क्या है? व्यक्ति का तो विराट रूप है भाई। तो जैसा व्यक्ति वैसा राज्य, सीधी सी बात है। हम हमेशा एक कहते हैं अधिकारी ऐसा कर रहा है, वो मंत्री ऐसा कर रहा है। नहीं, पहले हमें हमारे आचरण को व्यक्तिगत रूप में सुधारना है, सारी तस्वीर ही बदल जाएगी, मैं विश्वास से कह रहा हूँ। चलिए, हालांकि मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक होने के नाते मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि वास्तव में आज पूरी मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में इस मानव जाति को बचाने का पूरी जो जिम्मेदारी है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, प्राध्यापक और राज वैज्ञानिकों के कंधे पर है। इन्हें ईमानदारी से ये भूमिका अदा करनी है, मेरा विशेष आग्रह है। चलिए, तीसरा है कार्य कुशलता। ध्यान दें, कार्य कुशलता वास्तविक रूप में एक अच्छी कार्यपालिका का यह भी एक आवश्यक गुण है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, चाहे मंत्रिमंडल हो, सरकारी कर्मचारी हो, कार्य कुशल होने चाहिए। उन्हें अपने कार्य का ज्ञान होना चाहिए। भाई ज्ञान नहीं होगा, योग्य नहीं होंगे, कुशल नहीं होंगे तो ठीक से वास्तविक रूप में अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे। क्या कार्य है इनके? कानून की क्रियान्वित करना। तो श्रेष्ठ रूप में कानून का संचालन तभी किया जाएगा जबकि ये कार्यकुशल होंगे, योग्य होंगे, विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे। ठीक है। और अंतिम है कार्यपालिका का आवश्यक गुण चौथा, शीघ्र निर्णय में गोपनीयता। अर्थात वास्तविक रूप में कार्यपालिका का यह भी एक आवश्यक गुण है कि कार्यपालिकाओं को संकट जैसी स्थिति में या देश के ऊपर कोई समस्या आई हो, ऐसी स्थिति में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र निर्णय ले। आज पूरी दुनिया में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली क्यों हो रही हैं? इसी की वजह से तो हो रही हैं कि व्यवस्थापिकाएं शीघ्र निर्णय नहीं ले सकती हैं। क्या कह रहा हूं मैं? व्यवस्थापिकाएं शीघ्र निर्णय नहीं ले सकती हैं। वो तो धक्का मुक्की, गाली गलौज, हो हुल्ला, इनमें समय बर्बाद कर देंगे। और आज के युग में एक सेकंड का विलंब भी हम कह सकते हैं देश को बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है। चाहे भारत हो, अमेरिका, दुनिया कोई भी देश क्यों ना हो, एक सेकंड का विलंब किया गया तो देश को बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए शीघ्र निर्णय कौन लेगा? कार्यपालिकाएं ले सकती हैं। कार्यपालिकाएं, तो कार्यपालिका का यह भी एक आवश्यक गुण है कि शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंतर्गत। अभी इसमें मंत्रिमंडल आएगा, विशेषकर ध्यान देंगे। ये बात सत्य है, सरकारी कर्मचारी इनका पूरा सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक रूप में लोकप्रिय नेता होते हैं, जबकि ये विषय विशेषज्ञ होते हैं, ये ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, विवेकवान होते हैं। इन दोनों का गठजोड़ी तो कार्यपालिका, इन दोनों का समन्वय तो कार्यपालिका है। अच्छा, अगला इसी में है शीघ्र निर्णय में गोपनीयता। गोपनीयता मतलब वास्तविक रूप में
कार्यपालिका के अंतर्गत विशेषकर मंत्रिमंडल के द्वारा जो मंत्रणा की जाती है वो गोपनीय होनी चाहिए। देश हित में कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वह गोपनीय होना चाहिए, और उसके बाद में यदि सार्वजनिक करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, लेकिन जब मंत्रणा की जाए उस समय विशेषकर गोपनीयता होनी चाहिए। तो कहने का मेरा भावार्थ है कार्यपालिका की आवश्यक गुण हो गए। अब यहाँ ये जो बात है ना गोपनीयता, गोपनीयता की बात तो प्राचीन समय से की जा रही है। क्या हमारे भारत के जो विचारक हैं जैसे मनु कौटिल्य, शुक्र, इन्होंने गोपनीयता की बात नहीं की है। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई जब वास्तविक रूप में राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करे तो वह मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए। जैसे उनका रात्रि के 12 बजे मंत्रणा होनी चाहिए। जहाँ मंत्रणा की जाए वहाँ पर महिला नहीं हो, वृद्ध नहीं हो, बच्चे नहीं हो, तोता मैना नहीं हो, मतलब ये जो पक्षी हैं कुछ ऐसे हैं जो कि वास्तविक राज की बात बता देते हैं, रहस्य की बात बता देते हैं, नहीं होनी चाहिए ये। तो आज हालांकि बातें स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि आज वास्तविक रूप में तकनीकी युग आ गया है। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे रात्रि के 12 बजे सब सो जाते हैं तो उस समय मंत्रणा होनी चाहिए, तो आज तो रात्रि के 12 बजे सभी जगह रहते हैं, घर में टीवियां देखते रहते हैं। और फिर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर छुप करके निर्णय लिया जा सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज निर्णय लेने का तरीका बदल गया है। लेकिन ये बातें कैसे सब होगी? महिलाओं को भी नहीं बुलाया जाए वहां पर, वृद्ध भी नहीं होने चाहिए। आज तो महिलाओं को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है और होना भी जरूरी है, क्योंकि हम प्लेटो के शब्द में कह सकते हैं महिला और पुरुष में कोई अंतर है ही नहीं। किसी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। जो कार्य पुरुष कर सकता है वो कार्य महिला भी कर सकती है। प्लेटो ने बात अपनी रिपब्लिक में कही स्पष्ट रूप में। चलिए तीसरा पार्ट, कार्यपालिका का महत्व। अब देखो कार्यपालिका एक महत्व के संदर्भ में हमने यहाँ आपके लिए केवल 3 बातें नोट की हैं। वैसे मैं आपको सामान्य रूप में कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में आधुनिक समय में कार्यपालिकाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज ये कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाओं का महत्व समाप्त होता जा रहा है, या व्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त होता जा रहा है, या व्यवस्थापिकाओं के दिन लद चुके हैं, या हम ये कहें कि व्यवस्थापिकाओं के कार्य और शक्तियां घटती जा रही हैं जबकि कार्यपालिका के कार्य और शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए कार्यपालिका का महत्व है। और इस संदर्भ में आपको प्रारंभ में कह चुका हूं और फिर यहाँ दोहरा रहा हूं कि वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संरचना तो कार्यपालिका ही है। भाई बिना न्यायपालिका के, बिना व्यवस्थापिका के कुछ समय काम चलाया जा सकता है, लेकिन कार्यपालिका के बिना तो एक सेकंड भी काम नहीं चल सकता। इसलिए इसका महत्व तो है ही निश्चित। चलिए क्या महत्व है इसका नोट कीजिएगा। गिलक्राइस्ट क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, एग्जाम पूछी जाती है। गिलक्राइस्ट कह रहे हैं यह वह धुरी है, यह वह धुरी है जिसके चारों ओर आपने देखो श्री कृष्ण भगवान है तो उन्होंने अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र धारण कर रखा है, तो ये उंगली क्या होगी? धुरी होगी। ध्यान दीजिएगा, यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन नियंत्रण घूमता है और प्रशासन में व्यस्त सभी पदाधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये जो कार्यपालिका क्या है? वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन यंत्र घूमता है और प्रशासन व्यवस्था सभी पदाधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। भाई मंत्रिमंडल इसमें आ रहा है, सरकारी कर्मचारी इसमें आ रहे हैं, तो फिर शेष रह क्या गया? यही तो कानूनी क्रियान्वित करते हैं, यही तो शासन का संचालन करते हैं, यही तो राज व्यवस्था का संचालन करते हैं, यही तो पॉलिटिकल सिस्टम का संचालन करते हैं भाई। तो इनका महत्व तो है, इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो आत्मा का स्थान है वो ही राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका का स्थान है। बिना आत्मा के शरीर समाप्त, बिना कार्यपालिका के राजनीतिक व्यवस्था समाप्त, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यही तो महत्व है इसका। अगला दूसरी बात, प्राचीन काल से मध्य युग तक कार्यपालिका को ही सरकार का मूर्त रूप मानने की एक परंपरा दिख पड़ती है। मतलब वास्तविक रूप में प्राचीन समय में आप देखिएगा राजा ही सर्वेसर्वा होता था। मध्य युग में भी हम आते हैं तो वास्तविक रूप में, हालांकि ये बात सत्य है, मध्य युग के अंतर्गत चर्च, क्या बोल रहा हूं मैं, चर्च और राजा के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन किसी न किसी रूप में कह सकते हैं कि वहां पर भी कार्यपालिका को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। अब वास्तव में ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में प्राचीन समय में और मध्य युग में जो संरचनाएं हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका विभेदीकरण नहीं हुआ था। मतलब भूमिकाओं का विभिन्नीकरण नहीं हुआ था। आमने पावले के शब्दों में कह सकते हैं, आप लुशियन पाई के शब्दों में कह सकते हैं, भाई राजा के द्वारा ही
कानून बनाए जाते थे, राजा ही उनको क्रियान्वित करवाता था, राजा ही न्याय कार्य करता था। तो मतलब भूमिकाओं का विभिन्नीकरण नहीं हुआ था, संरचनात्मक विभिन्नीकरण नहीं हुआ था। राजा विशेष ही अपने आप में क्या हुआ करता था, कार्यपालक, व्यवस्थापक, न्यायपालक। जैसे लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य, आई एम द स्टेट, मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक, मैं ही न्यायपालक। तो वास्तविक रूप में राजा एक कार्यपालक के रूप में महत्वपूर्ण रूप में भूमिका अदा करता था। तो इसलिए प्राचीन और मध्य युग में कार्यपालिका को सरकार का मूर्त रूप मानने की परंपरा दिख पड़ती है। ये 100% सत्य है ये बात। अब आइए इसके बाद में वास्तव में आधुनिक युग में क्या हुआ। आधुनिक युग में तो कार्यपालिकाएं वास्तव में महत्वपूर्ण संरचनाएं बन गई। कैसे? इसका महत्व क्या, इसका महत्व, किसका महत्व, नोट कीजिएगा, इसका महत्व मतलब कार्यपालिका का, इसका महत्व इस तथ्य से प्रकट होता है कि 20वीं सदी में लोकतंत्र के विकास के साथ साथ कार्यपालिका की शक्तियों, कार्यों एवं भूमिका में लगातार वृद्धि हुई। मतलब वास्तविक रूप में कार्यपालिका का महत्व 20वीं सदी में इस बात से स्पष्ट होता है, किस बात से, कि विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कार्यपालिकाओं की शक्तियां और कार्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये बात सत्य है। 20वीं सदी के प्रारंभ में और दूसरी विश्व युद्ध से पहले तक कार्यपालक और व्यवस्थापिका बिल्कुल समान थे। मतलब ये दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। तो ये नहीं कह सकते कि कार्यपालिका शक्तिशाली, व्यवस्थापिका, और 19वीं सदी में व्यवस्थापिका शक्तिशाली थी, सत्य ये बात। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं ही शक्तिशाली बन गई। हालांकि 1970 के बाद में इसमें पुनः परिवर्तन शुरू हो रहा है। परिवर्तन ये हो रहा है कि व्यवस्थापिकाएं भी नई नई भूमिकाएं अदा कर रही हैं। अर्थात व्यवस्थापिका के कार्य दो प्रकार के होते हैं, राजनीतिक कार्य और सरकारी कार्य। तो इसके अंतर्गत व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक कार्यों को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर रही हैं। आप इसके संदर्भ में अर्थात व्यवस्थापिका के कार्य के संदर्भ में आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। देखो, आप चाहे एक बिंदु कोई भी उस बिंदु के अंतर्गत मैं चाहूँ तो सारी बातें सम्मिलित हो जाती है, कोई बात शेष रह ही नहीं सकती है। चलिए चौथा पार्ट आता है अब इसका, कार्यपालिका का संगठन। देखो चौथा पार्ट क्या बनाया मैंने आपके लिए, कार्यपालिका का संगठन। ठीक है, अब ये कार्यपालिका होगी ना, अब इसका संगठन दो ही तो बात है, मंत्रिमंडल, सरकारी कर्मचारी, बस। और है ही क्या, इसको हम आप लोग समझा रहे हैं। चलिए, कार्यपालिका का संगठन। कार्यपालिका के संगठन के दो भाग हैं, नोट कीजिएगा। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन से? राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। देखिएगा इधर, मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है, सरकारी कर्मचारी स्थायी कार्यपालिका है। समझ गए? तो फिर से दोहरा रहा हूं, कार्यपालिका का संगठन, संगठन के दो भाग होते हैं मुख्यतः, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आता है, मंत्री आते हैं, मंत्रीगण आते हैं। स्थायी कार्यपालिका में सरकारी कर्मचारी आते हैं, सिविल सेवक आते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। ठीक है, मतलब पूरा प्रशासन सम्मिलित हो जाते हैं इसमें, उच्च अधिकारी से लेकर सहायक कर्मचारी तक सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों पार्टों को अलग अलग लेते हैं। पहला राजनीतिक कार्यपालिका, क्या? राजनीतिक कार्यपालिका। अब यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत भी हम पहला पार्ट ले रहे हैं, कार्यपालिका के चयन की पद्धतियां। मतलब जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसको वास्तविक रूप में किस विधि से चयन किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका मीन्स मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है, अर्थात जो राज्य अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, जो राज्य का अध्यक्ष होता है, उसका चयन कैसे किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछ लिया जाता है, विशेष पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा ही जाता है। चलिए, अब इसके अंतर्गत पद्धतियां हैं, नोट कीजिएगा। पहली पद्धति है आनुवंशिक या पैतृक पद्धतियां। मतलब कुछ देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह वंशागत रूप में, क्या? वंशानुगत रूप में, फिर से बोल रहा हूं, वंशानुगत रूप में चुना जाता है। क्या? वंशानुगत रूप में, फिर से बोल रहा हूं, वंशानुगत रूप में उसका चयन किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी, ठीक है, जापान के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं, मैक्सिको के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मूल भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में जहां कहीं भी वंशानुगत रूप में राष्ट्राध्यक्ष का चयन किया जाता है उसे आनुवंशिक या पैतृक पद्धति कहते हैं। तो विशेषकर कहाँ है? ब्रिटेन और जापान में। दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन,
वास्तविक रूप में जब किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चयन प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा किया जाता है तो उसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति कहा जाता है, जो कि विशेषकर ब्राजील और फ्रांस के अंतर्गत आप देख सकते हैं। कहाँ? ब्राजील और फ्रांस के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तीसरा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, नोट कीजिएगा। तीसरा क्या है? सी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। वास्तविक रूप में जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा या वास्तविक रूप में जनता के द्वारा पहले एक निर्वाचक मंडल को चुना जाएगा और फिर निर्वाचक मंडल के द्वारा उस राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है, जैसा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत सबसे पहले वहां निर्वाचक मंडल का चुनाव जनता करती है, उसके बाद निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है। तो फिर क्या होगा? वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। इसके बाद में चौथा आता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, देखो जब किसी देश के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, क्या? राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है तो उसे व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन कहा जाता है। कहाँ किया जाता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों को चुनती है। संघीय सभा स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका का नाम है और संघीय परिषद स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का नाम है। और स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद मतलब कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। तो वास्तविक रूप में इनका जो चुनाव होता है वह स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के द्वारा किया जाता है, मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। हमारे भारत में भी इसको अपनाया गया है। हमारे भारत में वास्तविक रूप में जो हमारा राज्याध्यक्ष होता है अर्थात राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? वास्तविक रूप में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसको चुनते हैं। तो कहने का भावार्थ ये कि वास्तविक रूप में इसे व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की संज्ञा दी जाएगी। और अगला है मनोनयन द्वारा चयन, अर्थात वास्तविक रूप में दुनिया के अंतर्गत कुछ ऐसे भी देश हैं जहां वास्तविक रूप में जो राज्याध्यक्ष होते हैं उनका मनोनयन भी किया जाता है। वर्तमान समय में हम अर्थात स्वतंत्र भारत के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ जो राज्यपाल होते हैं उन राज्यपालों का जो मनोनयन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पराधीन भारत के अंतर्गत हमारा जो गवर्नर जनरल होता था, जो कि वास्तविक रूप में एक मुख्य कार्यपालक ही होता था, इसको भी वास्तविक रूप में ब्रिटेन के राजा के द्वारा ही मनोनयन किया जाता था। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में कुछ देशों के अंतर्गत मनोनयन के द्वारा भी जो राज्याध्यक्ष होता है उसका चयन किया जाता है। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका के चयन की पद्धतियां होगी। इससे संबंधित प्रश्न आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अगला अब देखो, अब ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके अंतर्गत हम 2 बात ले रहे हैं। एक तो कार्यपालिका की चयन की पद्धतियां और दूसरा क्या है? पद की अवधि एवं पुनर्निर्वाचन। अब इसमें ये देखना है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया होता है, मुख्य कार्यपालक होता है, राज्याध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसकी पद की अवधि कितनी होती है? भाई इसके बारे में हम यही कहेंगे कि मुख्य कार्यपालक के पद की अवधि ना तो बहुत ज्यादा हो ना तो बहुत कम हो। इसकी पद की अवधि 4 या 5 वर्ष होनी चाहिए और दुनिया की ज्यादातर राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत 4 या 5 वर्ष ही मानी गई है। नोट कीजिएगा। इसी में एवं पुनर्निर्वाचन, अब वास्तव में एक राष्ट्राध्यक्ष को बार बार चुना जाए, बार बार चुना जाएगा तो कुछ तो ये तर्क देते हैं कि वह तानाशाह व्यवहार करने लग जाएगा, कुछ ये तर्क देते हैं कि नहीं बार बार यदि एक ही मुख्य कार्यपालक को चुना जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो योग्य होगा, विशेषज्ञ होगा, उसे कानून की ज्यादा जानकारी होगी तो देश को फायदा होगा। लेकिन गलत बात है। वास्तविक रूप में ज्यादातर देशों में, सभी देशों में किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो राज्याध्यक्ष होता है वो बार बार नहीं चुना जाए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आप देखिएगा, वहां का जो राज्याध्यक्ष है राष्ट्रपति केवल 2 बार ही चुना जाएगा, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे भारत में भी धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बार बार मतलब पुनर्निर्वाचन के ऊपर किसी न किसी रूप में सभी देशों के अंतर्गत प्रतिबंध होता है, चाहे वहां परंपरा बन गई हो या कानून के द्वारा उसके ऊपर रोक लगा दी गई हो।
तो ये इसके अंतर्गत दो बातें हुई राजनीतिक कार्यपालिका सम्मिलित। तो यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होगा मंत्रिमंडल। देखिएगा ये जो बातें हमने बताई मंत्रिमंडल के मुखिया के बारे में बताइए, मुख्य कार्यपालक के बारे में बताइए, राज्याध्यक्ष के बारे में बताइए, राष्ट्राध्यक्ष के बारे में बताइए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ये यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो मुखिया होते हैं, एक औपचारिक दूसरा वास्तविक। एक को राज्याध्यक्ष कहते हैं, दूसरे को शासनाध्यक्ष कहते हैं। जैसे भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का एक ही मुखिया होता है, वही राज्याध्यक्ष, वही शासनाध्यक्ष, वही नाम मात्र, वही वास्तविक, सब कुछ वही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है थोड़ा बस। आप इसके बाद में, चूंकि कार्यपालिका का संगठन इसके दो भाग किए हमने, राजनीतिक कार्यपालिका तो यहाँ तक हो गया, और दूसरा क्या है, स्थायी कार्यपालिका। दूसरा क्या है, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन होंगे, समस्त सरकारी या सार्वजनिक कर्मचारी वर्ग। मतलब स्थायी कार्यपालिका में वास्तविक रूप में सारे स्थायी सरकारी या सार्वजनिक कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वास्तविक रूप में सभी देशों के अंदर किसी न किसी रूप में इनकी भर्ती का तरीका होता है। कहीं पर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इनकी भर्ती की जाती है। इनका वेतन, भत्ते, सुविधाएं, इन सब की किसी न किसी रूप में व्यवस्था होती है। हम हमारे भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत इनकी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। भाई केंद्रीय स्तर पर भर्ती करवाता है तो कौन कराता है बताइए, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। और राज्य में कौन कराता है, प्रांत में कौन कराता है, सोचिएगा। आशा करता हूं आपके दिमाग में उत्तर आ गया होगा, कौन कराते हैं। यहाँ भी तो लोक सेवा आयोग होते हैं, सभी राज्यों के अपने अपने लोक सेवा आयोग होते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ पर कौन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है कि नहीं। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि हमारे यहाँ पर वास्तविक रूप में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इनकी भर्ती की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो स्थायी कार्यपालिका होगी। तो कार्यपालिका के मुख्यतः कितने प्रकार हो गए, संगठन की दृष्टि से दो, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। और यहाँ मैंने ये बात आपको दर्शा दी। इन सबको समेटते हुए मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है कि नहीं। और वैसे देखें तो जो मंत्रिमंडल है स्थायी है अस्थायी है, स्थायी है। कोई जरूरी नहीं 5 वर्ष तक भी पद पर बने रहे, 5 वर्ष से पहले भी। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, भारत की बात बोल रहा हूं मैं, ये दोनों एक दूसरे को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, क्या प्रक्रिया है हम आगे इसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ पे केवल हम सामान्य बातें बता रहे हैं। अब दूसरा क्या, सरकारी कर्मचारी। तो ये क्या होगा, ये स्थायी कार्यपालिका होगी। स्थायी क्यों है, क्योंकि वास्तविक रूप में ये मंत्रिमंडल के बनस्पत स्थायी इसलिए है कि इनकी जो कार्य करने की निश्चित अवधि होती है तब तक वो कार्य करते हैं। वो अलग बात है यदि ये देश के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध या किसी भी रूप में देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा ये अपने पद पर स्थायी रूप में कार्य करते रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका के विशेषकर 2 प्रकार होते हैं, जिसे अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, जिसको कि मैंने यहाँ दर्शा दिया है, मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अब देखो अंत में एक विद्वान है मुनरो ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक अच्छे शासन के लिए, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों, एक अच्छे शासन के लिए दोनों जरूरी है, मंत्रिमंडल और सरकारी कर्मचारी। मीन्स अच्छे शासन के लिए, चूंकि जो मंत्रिमंडल होता है वह लोकतंत्र के तत्वों की अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। भाई पहले सांसद ही तो बनते हैं, विधायक ही तो बनते हैं, उसके बाद में ही तो ये मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। तो मंत्रिमंडल ये लोकतंत्र के तत्व की अभिव्यक्ति करता है। और जो सरकारी कर्मचारी ये कार्य क्षमता के तत्व की अभिव्यक्ति करते हैं। और एक अच्छे शासन के लिए लोकतंत्र और कार्य क्षमता, इन दोनों का होना अति आवश्यक है। क्या कह रहा हूं भाई, वास्तव में मंत्रिमंडल तो लोकप्रियता का तत्व है और सरकारी कर्मचारी कार्य क्षमता का तत्व है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है, लोकतंत्र प्लस कार्य क्षमता बराबर अच्छा शासन। मतलब हम ये कहेंगे कि अच्छे शासन के लिए
राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अर्थात एक अच्छे शासन के लिए वास्तविक रूप में अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, अच्छे शासन के लिए मंत्रिमंडल, सरकारी कर्मचारी, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। और निष्कर्ष में आप ये कहेंगे इन सबको मिलाते हुए अच्छे शासन के लिए लोकतंत्र और कार्य क्षमता, इन दोनों का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति मंत्रिमंडल करता है, कार्य क्षमता की अभिव्यक्ति स्थायी सरकारी या सार्वजनिक कर्मचारी करते हैं, और इन सभी का सम्मिलित रूप ही कार्यपालिका है। आशा करता हूं आप ये चारों बातें समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।